नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। बीपीएससी 2023 शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा 1,70,000 से अधिक रिक्ति पदों पर आप सभी जी तोड़ मेहनत करते हुए लगे होंगे और उसी कड़ी में मैं आपके मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, आपके तैयारी की गहराई का पता लगाने के लिए इस MCQ कहिए या फिर टेस्ट सीरीज, सेल्फ टेस्ट का इसका नाम आप दीजिए। कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और मेरा ये जो सीट चल रहा है सामान्य अध्ययन का पार्ट, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, आज का जो है सेट नंबर 5। आइए देखते हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 सामान्य विज्ञान सेट 5। सेल्फ टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं आपसे बार बार। कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर लिखना है डायरेक्ट। क्या कितना आप पढ़े हैं, आपको आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है रबर, इस्पात, रबर, चमड़ा और नायलॉन धागा, नायलॉन का धागा है, में किसमें लोच का गुणांक सर्वोच्च होता है। लोच का गुणांक का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक फिजिक्स में चैप्टर है प्रत्यास्थता, उसमें पढ़ाते हैं कि जिस पदार्थ का लोच गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अधिक होती है वो पदार्थ जो होता है अधिक इलास्टिक होता है, दैट इज मोर इलास्टिक, सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो यहाँ पे जो है इस्पात जो है, इसका लोच का गुणांक सबसे अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपको इस्पात। आपने जो लिखा होगा अब उससे वेरीफाई कर लीजिए कि आपने इस्पात लिखा या रबड़ लिखा या चमड़ा या नायलॉन का धागा लिखा, तो सही आंसर जो होगा वो इस्पात होगा। अगर आपका सही है तो +1 कीजिए, अगर गलत है तो संशोधन करके लिखिए कि ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी तक के भी पूछा जाता है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरा बर्फ पिघल जाने पर जल का लेवल क्या होगा। बर्फ का टुकड़ा जल में तैर रहा है तो पूरा बर्फ अगर पिघल जाएगा तो जल का जो लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा या इसमें से कोई नहीं। तो आप मारिए, क्या मारते हैं। अब आप देखिए, आपने जो मारना था मार दिए, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, इसमें से कोई नहीं। हमने आपको ऑप्शन दे दिया। अब देखिए, बर्फ जब सॉलिड अवस्था में रहता है ना, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, ठंडे प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में ठंडा के दिन में पाइप का जो नल है, जल जिसे पाइप से आ रहा है वो फट जाता है। इसका कारण होता है कि वाटर जब जमता है, बर्फ की अवस्था में आता है तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। वहां क्वेश्चन देता है उस सेक्शन। तो सॉलिड अवस्था में बर्फ तैर रहा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका कुछ पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, कुछ पोर्शन ऊपर है। तो जब वो पिघलेगा सॉलिड तो उसका वॉल्यूम घटेगा, लेकिन वाटर लेवल विल रिमेन सेम, पानी का लेवल जो होगा वो सेम रहेगा। इसलिए कहता है जल का स्तर क्या होगा, तो क्या आंसर होगा, जल का स्तर समान रहेगा, जल का स्तर समान रहेगा। अब आप देखिए क्या मारे थे, अब लगाइए उसमें चिन्ह। आपने क्या मारा था, जल का स्तर बढ़ जाएगा या घट जाएगा या समान रहेगा। अगर आपका समान है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, PV = RT में भी क्या दर्शाता है। यहाँ भी जो देख रहे हैं आप, PV = RT में ये भी जो है वो भी किसका आयतन है। वो ऑप्शन देते हैं, 1 ग्राम गैस,
1 किलोग्राम गैस, 1 मोल, नन ऑफ दिस। तो आप पढ़े हैं इसको ना, केमिस्ट्री का ये जो आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण तो आपको याद होगा। पीवी इक्वल टू, बोलिए आदर्श गैस समीकरण बोलिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये है गैस के मोल की संख्या। अब यहां पे आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ 1 मोल, 1 ग्राम नहीं, 1 किलोग्राम नहीं, बल्कि किसका है, तो 1 मोल गैस का आयतन होगा, 1 मोल गैस। तो पीवी इक्वल टू आरटी में भी किसका आयतन है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे 1 मोल गैस का आयतन। आइए देखिए नंबर क्वेश्चन 4। ठोस, द्रव और गैस तीनों सेम टेम्परेचर पर है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस, तीनों सेम टेम्परेचर है। अब तीनों में टेम्परेचर बढ़ाना है और सेम बढ़ा दिए, 1 डिग्री सेल्सियस तीनों में बढ़ा दिए, तो क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा फैलेगा, ठोस ज्यादा फैलेगा, गैस ज्यादा फैलेगा, द्रव ज्यादा फैलेगा, किसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके अणुओं में आकर्षण बल जो है, जिसके अणुओं में वो कम है, तो किसमें, गैस में कम होती है। यह कहता है कौन सबसे अधिक फैलती है, तो क्या आंसर होगा, गैस, गैस सबसे अधिक फैलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बादलों की गर्जन सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। तो साधारण क्वेश्चन है, बादल जब गरजता है तो गर्जन सुनाई के पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्यों, क्या कारण है, तो आप जानते हैं उसको कि चमक मतलब क्या है, एक प्रकार का लाइट है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए लिखेंगे आप यहाँ पर कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, अधिक होती है। चलिए अगले बता दीजिए आप, प्रकाश की चाल कितना होती है वायु में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का बताइए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना, 332 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत कम हो गया ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। श्रृंगार मेज, श्रृंगार टेबल जिसको आप अधिकतर यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल, श्रृंगार टेबल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो मिरर लगा हुआ रहता है, कौन सा दर्पण होता है, बोलिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो सब कोई जानते हैं हम लोग, जिस रूप में खड़ा होते हैं उसी रूप में मेरा इमेज आता है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहता है, तो ये समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम बता सकते हैं आप, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, अगर आपको याद है तो लिखिए। 1896 की घटना है जब इसका पता लगाया था, हेनरी बैकुरल, किसने लगाया था, हेनरी बैकुरल ने लगाया था इसका, हेनरी बैकुरल, इसलिए रेडियो एक्टिव किरणें को बैकुरल किरण भी कहा जाता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हम कई बार वीडियो में इसका चर्चा कर चुके हैं, दिन रात किसके कारण होते हैं, ऋतुएं किसके कारण होती है। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन था कि ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है, दोनों ही पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो पृथ्वी आपको बताया था 2 मोशन होता है, एक अक्ष पर अपना घूमती है, उसको कहते हैं घूर्णन गति, और इसको दैनिक गति भी कहा जाता है, और एक सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको कहते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति मतलब 365 दिन लगेगा, और 365 दिन में ऋतु परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, और ये 24 घंटे होता है, मतलब दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। क्या आंसर आएगा इसका, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइए।
चीनी, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, चीनी, नमक, हीरा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक का मिलावट होता है। तो इसमें चीनी में आप जानते हैं, नमक में जानते हैं सोडियम क्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, हीरा जो है ये कार्बन का विशुद्ध रूप पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? डायमंड। ये अकेला है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पानी में फिटकिरी क्यों मिलाया जाता है? बताइए तो, पानी में हम लोग फिटकिरी मिलाते हैं कभी कभी, क्यों मिलाते हैं? तो जैसे ऑप्शन देते हैं कि बैक्टीरिया मारने के लिए, ऑप्शन होगा क्या? ये सब नहीं होगा। पानी में फिटकिरी मिला देते हैं तो पानी में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो घुला हुआ है, जो उसके पानी के लेवल से भारी है, तो धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा। पानी को आप एक जगह रख दीजिए तो उसमें जो पानी में कुछ घुलनशील पदार्थ है जिसका वेट भारी है, अधिक है, तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। फिटकिरी मिलाने से ये नीचे बैठने का दर जो है ना वो बढ़ जाता है। उसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन उसको कहते हैं, जो अघुलनशील पदार्थ है वो नीचे बैठ जाना। तो पानी में फिटकिरी हम लोग मिलाते हैं, इसका क्या कारण होगा? इसका कारण होगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। इसका कारण हो जाएगा आपको सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। सेडिमेंटेशन का मतलब याद रखेंगे आप, जल की अशुद्धियां को नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है, तेजी से होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसका अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, जैसे मान लिखते हैं आप Cu प्लस H2SO4, लिखते हैं आप CuSO4 प्लस H2, CuSO4 प्लस H2। तो ये तो संतुलित है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है। ये संतुलित समीकरण है। कहीं नहीं रहता है तो हम लोग मिलाते हैं 2 3 कुछ इधर गुणा करते हैं, इधर जोड़ करते हैं। कहता है क्यों किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो ये होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसलिए इसको आप याद रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर है। ये क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं कब का है जानते हैं? 1999 का है। 1999 में 3-4 बार परीक्षा हुई थी, डेट भी है 31 तारीख 11 तारीख इस तरह का, तो हमको उससे डेट से मतलब नहीं है कि 99 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 99 का जो क्वेश्चन था ना कुछ टफ था, मतलब इस तरह से फिजिक्स साइंस में कुछ ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, यही सब क्वेश्चन लड़के के रिजल्ट को डिसाइड कर देता है कि ये सब क्वेश्चन जो लड़का बना के निकल गया, समझिए कि उसका सिलेक्शन हो गया। और ये जो इजी वाला क्वेश्चन आता है तो सब लोग बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है और एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से सीधे सड़क पर चलता है। वर्षा की बूंदें ऐसे गिर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। आदमी इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। तो कहता है कि व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की बूंद का, वर्षा का वेग कितना होगा? तो वर्षा जो ऐसे आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आप कह सकते हैं इसको, ये बताना है कितना है। ये आपको दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3, तो ये क्या हुआ? देखिए कैसा बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये हो जाएगा ये br का स्क्वायर प्लस bm का स्क्वायर। मतलब ये हो गया आपको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? ये 16 प्लस 9 कितना हुआ? 25, कितना आएगा?
5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इस तरह का, इस मैंने 99 का जो एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का 3-4 ठो आया था और अच्छा न्यूमेरिकल्स आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें और 9वें सेकंड में 7.5 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो कण का त्वरण कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तो बन भी नहीं सकता, आंसर बता नहीं सकते हैं। तो आपको देखना होगा, एक फॉर्मूला था nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला था Sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2। n हो गया nवां सेकंड, a हो गया त्वरण। आइए देखिए यहाँ से 5वें सेकंड में तय की दूरी है आपको 7.5, मतलब ये Sn जो हो गया वो हो गया 7.5, वेलोसिटी u ही है, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू a/2, उसका हो गया। 9वें सेकंड में है 9.5, तो यहाँ हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा u, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 9 माइनस 1 इंटू a/2। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये u कट जाएगा, 9.5 में से 7.5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपको 5 2 10, 10 माइनस 1 9, और यहाँ हो गया 9 2 9 18, 18 में से 1 चला गया, कितना हुआ 17, तो 17 माइनस 9 और a/2 ये आया यहाँ से, ये 2 हो गया, 17 में से 9 चला गया, कितना बचा 8 a/2, यहाँ से काट सकते हैं 4, मतलब आपको आ गया 4a बराबर 2, इसलिए a बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा 1/2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा। हाँ, आप देखिए, आप उतार लीजिए इसको, समझिए बात को। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। nवें सेकंड में तय की दूरी फॉर्मूला याद रखिए आप, Sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2, और ये 5वें सेकंड में था तो ये लिख दिए 5वें सेकंड का फॉर्मूला, और 9वें सेकंड में था तो ये लिख दिए 9वें सेकंड का फॉर्मूला। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर दिए, माइनस करके u जो कैंसिल हो जाएगा, खाली a आएगा, a का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, a का वैल्यू निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु का जड़त्व, जड़त्व मतलब इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? तो आप इसको तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मास, द्रव्यमान। ये किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, पृथ्वी के किस भाग में किसी वस्तु का वजन मतलब भार अधिकतम होता है? ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है। पृथ्वी के कौन सा पार्ट है जहां पर किसी बॉडी का जो वेट है सबसे अधिक होता है? तो भार कहाँ अधिक होगा? जहां छोटी वाली g, स्मॉल g का मान सबसे अधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा। कहां पर होता है? गुरुत्व पर, सॉरी ये ध्रुव पर। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। पोल, पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक आता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन आएगा कहां पर सबसे कम होगा, क्या आंसर देंगे आप? विषुवत पर, इक्वेटर पर। अलग से क्वेश्चन आएगा, ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर भार क्या होगा? तो ध्रुव से विषुवत की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, भार घटेगा। क्वेश्चन पूछेगा विषुवत से ध्रुव पर जाने पर वस्तु का भार क्या होगा? तो जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। 3 4 5 क्वेश्चन इसमें आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूखी हवा और नम हवा में ध्वनि का वेग किस प्रकार बदलता है? तो हवा में ध्वनि का वेग उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो सूखी हवा का घनत्व और नमी हवा का घनत्व अलग अलग होता है। सूखी हवा का घनत्व अधिक होता है, नम हवा का घनत्व कम होता है, क्योंकि उसमें पानी का वेपर रहता है। इसलिए नमी हवा में ध्वनि का वेग अधिक होगा और सूखी हवा में
कम होगा। इसको सूखी हवा को हम लोग शुष्क हवा भी कहते हैं, नमी हवा को आर्द्र हवा भी कहते हैं। इसलिए नम हवा में ध्वनि का वेग अधिक होगा और सूखी हवा में कम होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सूखी हवा से, सूखी हवा से नम हवा में अधिक होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एक लड़की झूला पर बैठ के झूल रही है, तो उस समय झूला का जो टाइम पीरियड है, और वही लड़की अगर झूलते झूलते खड़ी हो जाती है तो झूला का समय क्या होगा। तो झूला का जो समय है वो एक प्रकार का सरल लोलक जैसा काम करता है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है आप जानते हैं, वो डिपेंड करता है T बराबर √L/G। मतलब ये L/G का मतलब हुआ T लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और लंबाई कहाँ हुआ, लड़की बैठी हुई है, उसका CG पॉइंट जहाँ है, कमर से जहाँ झूला लटका हुआ है वहाँ तक, सस्पेंशन तक। तो लंबाई अगर घट गया तो टाइम घट जाएगा। अब लड़की जब खड़ी हो गई तो उसका CG कहाँ आ गया, कमर पास, लंबाई क्या हो गया, वहाँ घट गया। तो लंबाई अगर घट गया, ये लंबाई अगर घट गया तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए झूले पर बैठकर झूलती हुई लड़की के खड़ी हो जाने पर झूले की समय अवधि घट जाती है, समय अवधि जो है वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो रेल पटरियों की संधि के बीच अंतराल रखा जाता है, क्यों। रेल पटरी जब दो ठो जोड़ा जाता है तो बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, क्यों कि गर्मी के दिन में पटरी फैलती है और जाड़े के दिन में जब सिकुड़ती है तो बीच बीच में पेट्रोलिंग पार्टी उसमें पटरी टाइप का गुटका उटका डालते रहता है जहाँ ज़्यादा विस्तार हो जाता है, ताकि गाड़ी सुगमता पूर्वक चलती रहे। तो ये हो गया ठोस पदार्थ के रेखीय विस्तार के लिए। रेखीय विस्तार मतलब लीनियर एक्सपेंशन जो होता है उसमें करने के लिए, इसके रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए इसका सही आंसर होगा रेखीय विस्तार। रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए, समायोजित करने के लिए मतलब एडजस्ट करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए इसका बीच का अंतराल छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, देखिए क्या कहता है। जो वस्तु निम्न ताप पर अपना प्रतिरोध खो देती है, मतलब प्रतिरोध खोने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध 0 हो गया, उसे क्या कहा जाता है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है, तो प्रतिरोध कम रहेगा, धारा अधिक हो जाएगी। प्रतिरोध अगर बिल्कुल 0 हो गया तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। अंग्रेजी में कहते हैं सुपर कंडक्टर, हिंदी में कहते हैं अतिचालक। अतिचालक। और जब इस पर पहले रिसर्च कर रहा था तो सबसे पहला मटेरियल मिला था मरकरी 4.2 केल्विन पर। जिस ताप पर प्रतिरोध 0 हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो उसको कहेंगे हम लोग, जो वस्तु निम्न ताप पर अपना प्रतिरोध खो देती है तो उसको कहेंगे हम लोग अतिचालक, सुपर कंडक्टर। जिस ताप पर उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्रांतिक ताप। और पहली बार आपको बताया कि जिसको बताया था मरकरी था और उसका क्रांतिक ताप था, क्रिटिकल टेम्परेचर था 4.2 केल्विन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी चालक में विद्युत धारा 2 गुनी करने पर उसमें उत्पादित उष्मा कितनी होगी। उत्पादित उष्मा, हीट जो होता है किसी वायर से होकर के, अगर ये वायर है इससे होकर के आई करंट पास हो रहा है तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट जो होगा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा को कर दे रहा है डबल, देखिए ये धारा को 2 गुना कर दे रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2i का स्क्वायर मतलब हो गया 4i स्क्वायर, तो 4 गुना बढ़ गया ये। तो उसमें उत्पादित उष्मा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगी, ये 4 टाइम्स, 4 गुनी उत्पादित उष्मा बढ़ जाएगी, उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी एक प्रॉब्लम्स था, उधर भी 2 प्रॉब्लम्स बनाए। यहाँ देखिए 21 नंबर सवाल भी प्रॉब्लम्स है ये, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना बड़ा मतलब ये ट्रिकी टाइप का है, वो तुरंत 1 मिनट के अंदर बनने वाला है क्वेश्चन में, खाली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है,
220 वोल्ट 50 वाट का एक बल्ब है, उसको 22 घंटा जलाया जाता है, कितना बिजली का खपत होगा किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा को ही हम लोग यूनिट कहते हैं। बिजली का बिल 50 यूनिट आया मतलब 50 किलोवाट घंटा। कितना बिजली खर्च होगा उसमें, कितना विद्युत खर्च होगा। ये हो गया आपको किलोवाट घंटा में। यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, 50 वाट का बल्ब है, ये वाट हो गया और 22 घंटा जलाया जाता है। तो बिजली का बल्ब जो यहाँ एनर्जी जो खर्चा हो जाएगा वो हो गया वाट आवर। वाट आवर, वाट में है 50 वाट और गुना 22 घंटा, तो वाट आवर आ गया। अब इसको किलोवाट बनाना है। किलोवाट किलोवाट बनाना क्या होगा, वाट को किलोवाट बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से भाग देंगे। तो ये हो गया 50 गुना 22 बटे 1000, तब ये हो जाएगा किलोवाट आवर। 50 220 हो गया, 11 10 मतलब 11 बटे 10, इसमें इसका आंसर आएगा 1.1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट से ज्यादा भी उसमें आएगा, 1.1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, किसी अच्छा यहाँ इसका आंसर हो गया आपको 1.1 किलोवाट घंटा, ये इसका आंसर आ गया। किसी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने वाले कण, देखिए परमाणु के कणों का नाम पूछेगा आपको तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नाभिक के कणों का नाम पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक में ही किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान केंद्रित रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। हम देखिए सिंबल लिखते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप देखिए आपने क्या लिखा, उसको सही लिखा कि नहीं लिखा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है परमाणु बिजली के द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन होता है वहां पे, इस न्यूट्रॉन के द्वारा यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाता है। यूरेनियम के नाभिक का विखंडन किया जाता है, वहां पर तोड़ा जाता है इसको, तब बिजली उत्पन्न होती है वहां से, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले इस स्पीड को कम करने के लिए जिस पदार्थ का यूज किया जाता है वो है मंदक, और मंदक में ही है भारी जल। भारी जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, D2O। इसका भारी जल का फॉर्मूला हो गया आपको D2O। ये भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए मतलब टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है पृथ्वी की भूपट्टी में बाहुल्य तत्व क्या है। ये मैंने क्वेश्चन कई ढंग से पूछता है, तो आपको बता देते हैं यहाँ पर पृथ्वी के बाहुल्य तत्व। उसमें देखिए आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये है आपको लगभग ऑक्सीजन जो इसमें पाया जाता है इसका वो है लगभग 46.8% के आसपास, 46.8% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन है लगभग 28% के आसपास पाया जाता है ये, और ये दो बेसिकली अधिक संख्या में पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है अधातु। अधातु मतलब ये एलिमेंट है, तत्व है लेकिन ये अधातु है ये। और सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु है, जिसको हम लोग मेटेलॉइड कहते हैं। मेटेलॉइड क्वेश्चन है, मेटेलॉइड कहते हैं हम लोग। तो इसके पहले मेरा जो क्वेश्चन था एक सेट हम डाले थे सेट 3 में, आप देखेंगे जरा सा उससे, वहाँ थोड़ा सा उसके लिए सॉरी है, थोड़ा सा गलत हमने उसको एक्सप्लेन किया था। सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ था पृथ्वी के भूपल्टी में, क्वेश्चन में दिया हुआ था अधातु, हमने उसको वहाँ पर लिखा था, लेकिन आंसर हमने उसको बता दिया था वहाँ पे सिलिकॉन अधातु का। तो वो सिलिकॉन अधातु में नहीं होगा, अधातु में ऑक्सीजन होगा। हमने उसका आंसर मार दिया था वहाँ पे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु।
उपधातु, इसलिए थोड़ा सा उसको आप संशोधित कर देंगे। अगर सिलिकन आंसर लिखेंगे तो उपधातु कर देंगे, और अगर ऑक्सीजन लिखेंगे तो अधातु का उसका आंसर होगा। इसलिए सॉरी, थोड़ा सा वहाँ पर हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहुल्य तत्व यहाँ मांग रहा है, मतलब एलिमेंट मांग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिसके नाभिकों में विभिन्न आवेश है, नाभिक में विभिन्न आवेश है, विभिन्न आवेश मतलब चार्ज, तो चार्ज किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, परंतु समान द्रव्यमान है, मास समान है। इसके पहले था समान, ये समान था, ये अलग था, उसका नाम था समस्थानिक। इसके पहले एक वीडियो आया था, उसमें पहला क्वेश्चन वही डाले थे हम, और पूछा गया था मतलब 99 में, और ये 99 का ही अगला सेट का क्वेश्चन है, उलट दिया यहाँ पर। ये आवेश डिपेंड करता है परमाणु संख्या पर, परमाणु जो है प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग है। तो जिसका प्रोटॉन की संख्या अलग है, मतलब परमाणु संख्या अलग है, और द्रव्यमान संख्या अलग है, उसको कहते हैं हम लोग समभारिक। इसलिए इसका आंसर होगा समभारिक, आइसोबार्स, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस प्रकार का जो धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा, टफ टाइप का क्वेश्चन मिलते जाएगा, लेकिन इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। कैसा रहा आपको, मैंने ये टेस्ट, सेल्फ टेस्ट आपका कैसा रहा, कितना आपने स्कोर किया उसको देखिए, और कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि वही मेरे लिए एनर्जी है, और हम आपकी सेवा में फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर इसी सामान्य अध्ययन को लेकर के, ये तब तक चलते रहेगा जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं जाती है। चलिए, थैंक यू।